नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं? पिछले लेक्चर में कहाँ पे छूटा था? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति हो गई थी। हम लोगों को देखना है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए आपका समय ना खराब करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, अब क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें दो वेरिएबल आते हैं, एक तो आर और एक थीटा। इन्हीं से पूरे जितने भी पॉइंट पे निकालना होगा सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। जैसे कि देखा जाए, ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू, जिनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2l, वही l और l। ठीक, अब क्या निकालना है? इससे r दूरी दूर वैद्युत द्विध्रुव से थीटा एंगल पे P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखते हैं, अगर थीटा एंगल को चेंज करें, कम करें तो इधर के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगर थीटा को बढ़ाएं तो इधर के सारे कवर हो जाएंगे। अगर हम R को चेंज करें, ये जो R है, अगर हम R को चेंज करें, कम करेंगे तो इधर के सारे पॉइंट, और ज़्यादा करेंगे तो आगे के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इसका मतलब R और थीटा से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पे निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अच्छी निरक्षी पढ़ चुके हैं, उसको भी इसी से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब R को कम ज़्यादा करेंगे तो आगे पीछे के पॉइंट कवर हो जाएंगे, थीटा को कम ज़्यादा करेंगे तो इधर और उधर के सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है? और मेन चीज़ इसमें यह है कि वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन किधर होती है? तो माइनस से प्लस की ओर, ये होती है वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन। हमको लेना कैसे है? तो वैद्युत द्विध्रुव की डायरेक्शन से अपोजिट जो इधर की ओर एंगल बनेगा वही एंगल देखना है, ना कि इधर से एंगल देखना है हमको। मेन चीज ये कि ये डायरेक्शन है हमारी वैद्युत द्विध्रुव की, इसके अपोजिट ये डायरेक्शन इधर जा रही है, इसके विपरीत दिशा में जो एंगल बनाएगा वही वैद्युत द्विध्रुव का एंगल होगा, जितने एंगल पे निकालना है हमको। ठीक, अब देखते हैं, जब भी अब ऐसा करें, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसको दो घटक में तोड़ लेते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज जिसके साथ थीटा बनाएगा वो क्षैतिज हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला जो होगा ये हो गया क्षैतिज, और क्षैतिज साथ क्या लगता है? कॉस, और इसके जस्ट एक 90 डिग्री पे हो जाएगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा P साइन थीटा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव दो घटक में टूट चुका है, एक P cos थीटा, एक P साइन थीटा। एक बार चेक कर ले, दिखता कि P cos थीटा और P साइन थीटा। अब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव एक ना होकर के अब दो हो गए हैं। कौन कौन से? एक तो तुम्हारा क्षैतिज घटक P cos थीटा, एक ऊर्ध्वाधर घटक P साइन थीटा। अभी पीछे क्या देख चुके हैं पिछली क्लास में? अगर मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसके कारण इस बिंदु पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी? अक्ष में। इसका मतलब E एक्सियल, इधर तो होगी डायरेक्शन में, फाइनल उसके सामने ही आती थी, याद है? और ये इसके द्वारा इस वाले P साइन थीटा के वजह से P बिंदु किस पे है? निरक्षीय स्थिति में। याद है निरक्षीय स्थिति ये बनाते थे, इसके यहाँ पे निकालना था माइनस क्यू, प्लस से बाहर की ओर, माइनस से अंदर की ओर, ये उनकी डायरेक्शन इधर निकलती थी। ये किधर की ओर डायरेक्शन है? वैद्युत द्विध्रुव का माइनस क्यू से प्लस की ओर, इस डायरेक्शन में। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइनल किधर निकली थी? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक, ये किसके कारण निकला? E एक्सियल नहीं, परपेंडिकुलर, इक्वेटोरियल, निरक्षीय स्थिति के कारण। ठीक, ये समझ में आया? अगर अभी तक आपने ये वाला लेक्चर नहीं देखा तो पिछला लेक्चर देख के तब आए यहाँ पे।
चलिए देखते हैं। तो P cos थीटा के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी? P cos थीटा के वजह से P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है एक्सियल, और एक्सियल का फॉर्मूला क्या आता था? 2kp/r³। लेकिन यहां पर P ना होकर के क्या है? P cos थीटा, तो यहां पे cos थीटा लगा देंगे। ठीक, वैसे ही सेम अब की बार P sin थीटा के कारण, P sin थीटा के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब इसके कारण कितनी होगी? तो P sin थीटा के कारण P बिंदु है हमारा निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है? तो केवल kp/r³। यहां पे P ना हो के क्या है? P sin थीटा। अब हमको निकालना है यहाँ पे ई नेट। ई नेट इसके बीचों बीच से जाएगा, ई नेट। अब ई नेट होता कितना है? तो ई नेट क्या होगा? तो अंदर देखो, ई ए का स्क्वायर प्लस ई निरक्षी प्लस 2 ई ए इक्वेटोरियल कॉस थीटा। थीटा कौन सा है? थीटा बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। निरक्षी और अक्षी के बीच में जो एंगल बना है ये कितना बना? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सिर्फ कितना रह जाएगा? ई ए का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। इसका मतलब ये तो 90 होकर के कितना हो जाएगा? 0, तो इसको हटा लिया। अब सिर्फ इसकी वैल्यू रख देना, इसमें वैल्यू रखो। तो देखो ई ए की वैल्यू ये रही 2kp cos थीटा/r³ का होल स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल kp sin थीटा/r³ का होल स्क्वायर। देखा kp/r³ kp/r³ कॉमन है और स्क्वायर के साथ कॉमन निकलेगा, तो देखते हैं। तो रूट के अंदर क्या निकला? kp/r³ स्क्वायर के साथ कॉमन बच क्या गया? 2 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, यही तो बचा। kp/r³ स्क्वायर के साथ कॉमन हो गया, बचा क्या? 2 cos थीटा प्लस और साइन थीटा केवल, kp/r³ तो कॉमन ही चला गया। इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये तो बाहर निकल आएगा। इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो kp/r³ तो निकल आया बाहर, रूट में कौन रह गया? 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 4 cos स्क्वायर हैं, एक इसके साथ ले लो। अगर एक इसके साथ ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। तो एक cos स्क्वायर इसके साथ लेने पर कितनी होगी? वैल्यू 1। यहाँ कितने रह गए? 3 cos स्क्वायर। इसका मतलब हमारा ई नेट कितना निकल आया? ई नेट निकल आया kp/r³ रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारा आ गया फार्मूला न्यूटन पर कूलाम। ये किसके कारण आया? कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब क्या है? तो देखो, इसी से अच्छी इसी से निरक्षी दोनों निकल आएंगे। जैसे देखो, अगर अच्छी का निकालना है सीधे, तो अच्छी में क्या होता है कि ये थीटा कितना हो जाएगा? कहाँ गया? थीटा 0। थीटा 0 तो cos 0 का मान 1, साइन 0 0 होता है 1, कितना बचा? 4। 4 का बाहर कितना निकलेगा? 2, तो 2kp/r³ यही होता है अच्छी का। तो ये मेन केस हो गया तुम्हारा कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ये आराम से पूरा नोट कर लेंगे। नोट हो गया? मिटाएं। चलिए, क्या है?
तो अब है एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र पता होगा सबको क्या होता है, जिसमें वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा बराबर दूरी पर हों। ऐसे वैद्युत क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या रखा गया है, एक द्विध्रुव आघूर्ण। माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिसकी दूरी बीच की 2L, ये हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर अपनी दिशा में फोर्स लगाता है कितना, EQ, क्योंकि फार्मूला पढ़ चुके हैं E बराबर F/Q। अगर यहां से F की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी, EQ। तो EQ इस पे लगाएगा। इसके विपरीत दिशा में वैद्युत क्षेत्र माइनस आवेश पे अपनी विपरीत दिशा में फोर्स लगाता है कितना, सेम फोर्स लगाता है, केवल डायरेक्शन अपोजिट होती है। ठीक, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएंगे, इस पे इधर फोर्स लगाएंगे। अब क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस पे इधर की ओर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर, तो ये ऐसे रोटेट करने लगेगा। लेकिन अगर इसकी बात करेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, कुल बल, तो देखो जितना इधर लग रहा उतना इधर लग रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, 0। ये कब, ऑलवेज, ये हमेशा 0 रहता है। वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव रख दिए हैं तो इस पे टोटल बल, कुल बल हमेशा शून्य रहता है। लेकिन शर्त ये है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग होगा, यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी तो वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, प्रबल होगा तो यहाँ का बल ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका मतलब कम फोर्स लगाएगा। अब ज़्यादा से कम घटेगा तो शून्य थोड़ी ना होगा। यहाँ पे क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जितना EQ इधर लगेगा उतना ही इधर लगेगा। दोनों इक्वल होंगे तो एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो घट जाते हैं, घटेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो F नेट हमेशा शून्य होता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ऐसे रखा है तो इस पर फोर्स जितनी इधर लग रही उतनी ये आगे खिसकेगा नहीं, तो इस पर लगेगा क्या, इस पर जो फोर्स लगेगा उसके कारण ये क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, अपने एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट करने लगेगा। रोटेट कैसे करेगा, अपने मास ऑफ सेंटर से, सेंटर ऑफ मास से। जैसे देखा होगा कोई पुस्तक वगैरह है, उसको अगर रोकें, जैसे एग्जांपल में देखो, मान लो ये हमारी पैड है, इसको कहीं और से रोको, यहाँ से रोकें एक उंगली से, नहीं रुकेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं। तो इसका क्या होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है, जहाँ से रोकने पर ये क्या होगी, पूर्णतः रुक जाएगी। ठीक, वैसे देखा होगा सीट वगैरह एक हाथ से कैसे उठ जाती हैं, वैसे ही जैसे देखो ये एक उंगली पर कैसे रुक गई, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास ये है। किसी भी वस्तु का जो सेंटर ऑफ मास होता है वहीं के, अगर वहीं से हम रोकें तो पूरी वस्तु रुक जाएगी। दूसरी चीज, अगर रोटेट करनी होगी तो यहीं से करेगी, अन्यथा और कहीं से करवा दोगे ये गिर जाएगी। ठीक, तो ये जिस एक पॉइंट पे इसका पूरा भार समझ लो केंद्रित हो, ऐसा लग रहा है कि इसका सारा भार इसी बिंदु पे, उसी बिंदु को उठा लो, पूरी वस्तु उठ गई। तो इस केंद्र को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र की इसका सारा द्रव्यमान उसी केंद्र पर इकट्ठा है। वैसे ही इसका ये जो सेंटर ऑफ मास होगा यहीं से वो रोटेट करने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा। तो ये जो घूमने पर इस पे जो फोर्स लग रहा है जिसके कारण घूम रहा है उसको बोलते हैं बल युग्म आघूर्ण। ठीक, बल आघूर्ण, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉर्क। बल युग्म आघूर्ण। तो ये क्या होता है, टॉर्क। टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। टाउ होता है कि किसी एक आवेश पर बल, किसी भी एक आवेश पर बल गुणे इनकी लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, सीधे लंबवत दूरी,
ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। तो ये मान ले जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल पर है, तो ये भी थीटा होगा। अगर कोई किसी के भी थीटा एंगल पे वैद्युत क्षेत्र या कोई भी वेक्टर रख देते हैं, उसके दो घटक हो जाते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। हमेशा क्षैतिज के साथ cos थीटा आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2l cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक, इसी का ऊर्ध्वाधर घटक, तो ये क्या हो जाएगा 2l sin थीटा। अच्छा, तो यहां से क्या, बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक। तो बल कितना लग रहा है, EQ, किसी भी एक का ले लेंगे, लंबवत दूरी 2l sin थीटा। तो Q इंटू 2l हम पीछे पढ़ चुके हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। तो इसके जगह क्या रख देंगे, EP sin थीटा। अब एक चीज वेक्टर के देखेंगे, वेक्टर में क्या होता है कि अगर मान लो दो वेक्टर होते हैं A क्रॉस B, जब भी इनका क्रॉस हटता है तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या, जहां पे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस लगेगा, ठीक। अगर इसको ऐसे लिखें B क्रॉस A, तब भी क्या आएगा, AB साइन थीटा। इधर का सेम रहेगा, लेकिन इधर का सेम नहीं है। क्या इधर के दोनों सेम ही होंगे, इनका आंसर सेम ही आएगा, नहीं, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगी। तो इसका मतलब A क्रॉस B बराबर नहीं है B क्रॉस A के। तो इसका मतलब क्या है, यहां से टाउ बराबर, तो यहां से टाउ बराबर एक आ जाएगा P क्रॉस E, ठीक, और एक आ जाएगा टाउ बराबर E क्रॉस P। अब मैटर ये करता है कि इन दोनों में सही कौन सा है। मैटर क्या करता है कि क्या इन दोनों में सही कौन है, E क्रॉस P कि P क्रॉस E। तो देखो अब कैसे पहचानेंगे, P क्रॉस E का भी मतलब यही होता है EP साइन थीटा, E क्रॉस P का भी मतलब EP साइन थीटा ही होता है। तो अब क्या, अब तो फंस गए। अच्छा एक चीज देखो, अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा, मान लो जैसे ये है, इस पे इधर की फोर्स लग रही है, इस पे इधर, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, वैसे ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। और ये भी इधर की ओर ऐसे जाएगा क्योंकि ये ऐसे घूमेगा, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन है, ये भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो घड़ी की दिशा में है, क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इन दोनों से अगर जो निकलेगा टॉर्क, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, कौन कौन से, तो एक P वेक्टर है, एक E वेक्टर है। दूसरा क्या है, पहले E है फिर P है, ठीक। अब क्या है, या इसी में देख लेते हैं। अब देखो P क्रॉस E मतलब P से E की ओर चलना है, P से E की ओर कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज। अगर हम E से P चलें, E से P चलें, अगर हम किधर से किधर चल रहे हैं, E से P, तो इस ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन हमको चाहिए कौन सी, क्लॉकवाइज, क्योंकि इस पे जो बलयुग्म आघूर्ण लग रहा है वो किधर, क्लॉकवाइज लग रहा है। इसका मतलब क्लॉकवाइज किसके वजह से है, P क्रॉस E की वजह से, ना कि E क्रॉस P की वजह से। इसका मतलब ये फार्मूला गलत है, ये वाला सही है। जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, क्रॉस सदिश गुणन। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो आने वाले जो तीसरी क्वांटिटी होती है वो भी एक सदिश ही होती है, एक वेक्टर ही होती है। और ये जो होती है हमेशा इनके परपेंडिकुलर होता है, P और E के, समझ रहे हैं। तो देखो, तो यहां बलयुग्म आघूर्ण कितना निकला, टाउ बराबर P क्रॉस E, P क्रॉस E। अगर इसका यहां से मात्रक निकाला जाए तो P का क्या होता है, P का होता है, अगर टाउ का मात्रक निकाला जाए, P का होता है कूलाम मीटर। इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम। तो कूलाम से कूलाम निपट गया, बचा कौन, न्यूटन मीटर। ये हो गया मात्रक। इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक था। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया चैप्टर
गॉस थ्योरम, एरिया वेक्टर एंड गॉस थ्योरम, जिसमें हम लोग वैद्युत फ्लक्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने वैद्युत क्षेत्र की पूरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, तभी आप दूसरे चैप्टर पे आएँ, नहीं तो आपको ये समझ में कम आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आगे पढ़ाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ कोई मजाक नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ पे ध्यान देते हैं। बाकी सब कुछ करेंगे उनके लिए और सबके लिए टाइम है, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं है। तो अभी आप मौन होकर पढ़ाई कर लें, किसी से कुछ कहना नहीं है, बस इतना कहो, क्या उनसे क्या कहना है? क्यों? क्योंकि हमारी सोच बड़ी है, इसलिए हम मौन हैं। हमारा समय आने दो, हम बताएंगे हम कौन हैं। समझ में आया? तो ठीक है, ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ध्यान देते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।